Hello everyone, this is Aditi Sharma and welcome back to शिवा इकोनॉमिक क्लासेस। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। एंड अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आज से हम लोग अपनी यूजीसी नेट जेआरएफ जर्नी को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सबसे पहला लेक्चर हमारा है डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड का। यहाँ पे इन वीडियोस में मैं जो भी बातें आपको बता रही हूँ वही आपके यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से इन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में इम्पॉर्टेंट है। तो आप चाहो तो इन वीडियोस को देखकर अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो एंड यही शॉर्ट नोट्स आप लोगों के लिए मोर देन सफिशिएंट रहने वाले हैं आपके यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। देखिए, डिमांड का मतलब होता है कि जब एक कमोडिटी किसी कंज्यूमर के द्वारा दी गई निश्चित कीमतों पर और एक निश्चित समय में खरीदी जाती है तो उसे हम डिमांड कहते हैं। अगर आप अपने शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो वहाँ पे ये डेफिनेशन को मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने बस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए यहाँ पे मेंशन की है, ठीक है। देखिए, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज़ द क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी विच इज़ परचेज्ड बाय अ कंज्यूमर ऑन वेरियस गिवन प्राइजेस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये बात आपको पता है कि डिमांड क्या है। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि डिमांड का कॉन्सेप्ट आपके पास डॉक्टर मार्शल ने दिया था 1890 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में। ये चीज़ आपने अपनी जो नोट्स है उसमें मेंशन करनी है। एंड साथ में आपने ध्यान देना है कि डिमांड आपके पास एक फ़्लो कॉन्सेप्ट है। तो आपके पास कभी भी क्वेश्चन आए कि क्या डिमांड एक स्टॉक है या फिर एक फ़्लो कॉन्सेप्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कि डिमांड एक फ़्लो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमारे पास आता है कि डिमांड को कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। अब देखिए, जब भी कोई कंज्यूमर किसी कमोडिटी की मांग करता है तो वो मांग कुछ बातों पर निर्भर करती है, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है कंज्यूमर को। वो कौन कौन सी बातें हैं? सबसे पहला है इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब देखिए, इनकम कंज्यूमर की ज़्यादा होगी तो आपकी डिमांड ज़्यादा होगी एंड इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। उसके बाद है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का मतलब होता है कि कौन सी कमोडिटीज़ कंज्यूमर को पसंद है, इस बात पर भी डिमांड डिपेंड करती है। तो अब जो चीज़ ज़्यादा पसंद होगी उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, जो चीज़ कम पसंद होगी उसकी डिमांड कम होगी। उसके बाद है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मतलब जो आपके रिलेटेड गुड्स होते हैं जिसमें कि आपके सब्सटीट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आते हैं, जब उनका प्राइस चेंज होता है उस वक्त भी आपकी डिमांड जो है चेंज होती है, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद है आपके पास नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइजेस। मतलब फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस का मतलब होता है कि अगर आपको ऐसी संभावनाएं हैं कि आने वाले भविष्य में किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाएगा, तो क्योंकि आपको पहले से पता है कि प्राइस बढ़ने वाला है तो आप उस कमोडिटी की डिमांड को अभी बढ़ा दोगे। क्यों? क्योंकि अभी प्राइस कम है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि प्राइस कम होने वाला है इन द नियर फ्यूचर, तो आप अभी उसकी डिमांड को कम कर दोगे ताकि आप जो है जब प्राइस कम हो जाए उस वक्त उस कमोडिटी को परचेज कर सको। तो ये थे कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। अब हम बात करते हैं चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का क्या मतलब होता है? पहले हम क्वांटिटी डिमांडेड देखते हैं, फिर हम चेंज इन डिमांड देखेंगे। देखिए, जब हमारे पास कीमतों में परिवर्तन होने की वजह से, प्राइजेज में चेंज होने की वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है तो उसको हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं। मतलब किसी कमोडिटी का प्राइस चेंज हो गया तो प्राइस के चेंज होने से डिमांड ऑटोमेटिकली चेंज हो गई, क्योंकि आपको पता है कि प्राइस जब घटता है तो डिमांड बढ़ जाती है एंड प्राइस जब बढ़ता है तो डिमांड घट जाती है। तो उसे हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और इसे हम कहते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। जब आपका प्राइस में बढ़ने की वजह से, प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो जाए तो उसे हम कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे, एंड जब आपकी प्राइस के कम होने की वजह से डिमांड बढ़ जाए तो उसे हम एक्सपेंशन इन डिमांड कहेंगे। अब हम देखते हैं कि चेंज इन डिमांड क्या होता है। देखिए, चेंज इन डिमांड का मतलब होता है कि प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा बल्कि हमारे जो फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड है उनमें चेंज आएगा, ठीक है। मान लीजिए कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई या फिर कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में चेंज आ गया, तो उस वक्त जब आपकी क्वांटिटी डिमांडेड, उस वक्त जब आपकी डिमांड चेंज होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम चेंज इन डिमांड कहते हैं। एंड इसे हम कहेंगे इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ इन डिमांड। मतलब जब आपकी अदर फैक्टर के
चेंज होने की वजह से आपकी डिमांड बढ़ जाती है तो उसे हम इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं। एंड जब आपके अदर फैक्टर में चेंज आने की वजह से डिमांड कम होती है तो उसे हम डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं। अब देखिए, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके पास डेराइव्ड डिमांड का। डेराइव्ड डिमांड क्या होती है आपके पास कि जब हम किसी कमोडिटी की डिमांड इसलिए करते हैं क्योंकि हम उसके द्वारा किसी दूसरी कमोडिटी को उत्पन्न करने जा रहे हैं या फिर वो हमें इनडायरेक्ट वे में मदद करने वाली है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डेराइव्ड डिमांड। मतलब किसी कमोडिटी की डिमांड इसलिए नहीं की जाएगी कि उसे हमें डायरेक्टली यूज़ करना है, बल्कि इसलिए की जाएगी ताकि वो हमारी हेल्प कर सके उन कमोडिटी को बनाने में जो हमने यूज़ करनी है। ठीक है, जैसे हमारे पास लेबर होती है, ठीक है, डिमांड फॉर लेबर हमारे पास डेराइव्ड डिमांड का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि लेबर को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, बल्कि लेबर हमारे पास जिन कमोडिटी को बनाती है, जिन कमोडिटी को उत्पन्न करती है, उसका कंजप्शन हम करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि डेराइव्ड डिमांड ऐसी डिमांड है जो हमें इनडायरेक्ट वे में मदद करती है हमारी कंजप्शन को उत्पन्न करने में। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब है हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हमारे पास क्या बताता है कि when other things remains the same ceteris paribus there will be an inverse relationship between price and quantity demanded। मतलब कि जब आपकी अन्य बातें समान रहेंगी, और अन्य बातों में कौन कौन सी चीज़ें आती है, जो आपके फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड है। मतलब आपके इनकम में कोई चेंज नहीं होगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में कोई चेंज नहीं आएगा, आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में भी कोई चेंज नहीं आएगा। जब इन सारे फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड जो हमने अभी देखे थे, जब उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, उस वक्त प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिवली चेंज आएगा। मतलब प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी एंड प्राइस के घटने से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। तो इसे ही हम लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब होता है कि आपका जो डायग्राम बनेगा वो नेगेटिवली स्लोप्ड बनेगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, यहाँ देखिए, ओ एक्स एक्सिस पर हमने लिया है क्वांटिटी डिमांडेड एंड ओ वाई एक्सिस पर हमने लिया है प्राइस। एंड मैंने लॉ ऑफ डिमांड पर एक कंप्लीट वीडियो पहले भी डाल रखी है, तो अगर आप अच्छे से लॉ ऑफ डिमांड की नॉलेज लेना चाहते हो तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो डी डी कर्व है ये नेगेटिवली स्लोप्ड है फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड। मतलब ऊपर से नीचे की ओर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि मान लीजिए पहले आपका प्राइस इतना था, ठीक है, अब उस वक्त जब आपका प्राइस ये है तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड इतनी है। ठीक है, अब मान लीजिए आपका प्राइस थोड़ा सा कम हो गया, ये आपका नया प्राइस हो गया। ठीक है, तो अब आपकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, क्वांटिटी डिमांडेड आपकी बढ़ गई। ठीक है, यहाँ देखिए, प्राइस जब आपका कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड आपकी बढ़ गई। तो ये है हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड, जो बताता है कि प्राइस जब कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। सेम चीज़ हम कह सकते हैं कि जब प्राइस बढ़ेगा तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। तो ये है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एंड लॉ ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट भी आपके पास डॉक्टर मार्शल ने ही दिया है। अब देखिए, अब हमारे पास हमने देखा था अभी कि जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। तो क्यों ये नेगेटिवली स्लोप्ड बनता है, इसके पीछे के क्या रीजंस है, ये हम देखने जा रहे हैं। देखिए, इसके पीछे कई सारे रीजंस है, बट हम फॉर यूजीसी नेट हम मेजरली 2 रीजंस को स्टडी करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है इनकम इफेक्ट। देखिए, इनकम इफेक्ट हमारे पास क्या बताता है कि जब आपका किसी कमोडिटी का प्राइस कम होता है ना, प्राइस डिक्रीज़ हो जाएगा, तो उस वक्त प्राइस के डिक्रीज़ होने से हमारी जो रियल इनकम होगी वो बढ़ जाएगी। रियल इनकम कैसे बढ़ जाएगी, क्योंकि एक कमोडिटी का प्राइस जब कम होता है तो हमारे पास जितना पैसा होता है वो हमारे पास थोड़ा सा बच जाता है। ठीक है, तो जब बच जाएगा उस वक्त क्या होगा कि जो पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया है उससे हम कोई दूसरी कमोडिटी परचेज कर सकते हैं। तो क्या 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 हुआ यहाँ पे, प्राइस कम हुआ, प्राइस के कम होने से रियल इनकम बढ़ गई एंड रियल इनकम से हमारी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ गई एंड परचेजिंग पावर के बढ़ने से हमारा जो डिमांड है वो बढ़ गई। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि ये जो चीज़ें मैंने यहाँ बताई है ये इंटर रिलेटेड है। ठीक है, मतलब इस तरीके से आपने देखना है कि पहले प्राइस कम होगा, उसके बाद आपकी रियल इनकम बढ़ेगी, रियल इनकम के बढ़ने के बाद आपकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, उसके बाद आपकी डिमांड बढ़ेगी। तो ये है आपके पास इनकम इफेक्ट।
एंड उसके बाद है हमारे पास सेकंड रीज़न बिहाइंड द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व इज़ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट हमारे पास क्या बताता है कि डिक्रीज इन प्राइस, मतलब प्राइस जब हमारा किसी कमोडिटी का कम होगा, मतलब सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का मतलब है कि हमारे पास मान लीजिए दो सब्सटीट्यूट गुड्स है, चाय एंड कॉफ़ी। तो चाय का प्राइस जब हमारा कम हो जाता है, ठीक है, तो वो जो है हमारे पास सस्ती हो जाती है एज़ कंपैरिजन टू कॉफ़ी, ठीक है। देखिए, डिक्रीज इन प्राइस गुड्स बिकम्स चीपर देन अदर, मतलब एक गुड जो है चीपर हो जाती है, सस्ती हो जाती है एज़ कंपैरिजन टू अदर गुड्स। तो उससे क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन डिमांड, उस कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो देखिए, तीसरा रीज़न है यहाँ पे डिफरेंट यूजेस ऑफ गुड्स एंड साइज ऑफ द मार्केट। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास नहीं है, बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको अच्छे से बता दी है। अगर आप लोगों ने ये इनकम इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना है, डिटेल में समझना है, तो आप लोग मेरी पिछली वीडियो को जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, तो आप लोग वहाँ से उस वीडियो को देखिए एंड अच्छे से अपनी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कीजिए। बट अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो यूजीसी नेट के नोट्स बनाने के लिए आपके पास इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यही बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। देखिए, अब आता है हमारे पास कि लॉ ऑफ डिमांड में कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो नेगेटिव स्लोप बनने की जगह पॉजिटिवली स्लोप्ड बन जाता है। पॉजिटिवली स्लोप्ड का मतलब होता है जस्ट लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके का जब हमारा डिमांड कर्व बनेगा, जिसमें क्या होगा कि प्राइस जब कम होगा तो डिमांड भी कम होगी, प्राइस जब बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी। तो ये ऐसा कब होता है, जब हमारा डिमांड कर्व पॉजिटिव हो जाता है। तो इसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं एंड वो रीज़न है, सबसे पहला है आपके पास वेबलिन इफेक्ट। वेबलिन इफेक्ट का मतलब है कि जब कोई कमोडिटी लोग इसलिए परचेज़ करते हैं ताकि वो समाज में अच्छे दिख सके, प्रेस्टिजियस दिख सके। महंगी वस्तुएं जब लोग लेते हैं लोगों के बीच अपने आप को प्रेस्टिजियस दिखाने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेबलिन इफेक्ट कहते हैं। उसके बाद है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स में आपके पास आता है कि कुछ घटिया क्वालिटी की वस्तुएं होती हैं जिनमें जब प्राइस उनका बढ़ता है तो उस वक्त डिमांड भी बढ़ जाती है। एंड उसके बाद आता है हमारा बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट बताता है कि जब हमारी जो डिमांड होती है वो इस बात पर डिपेंड नहीं होती कि हमारी इनकम कितनी है, बल्कि इस बात पर डिपेंड होती है कि हमारे साथ वाले लोगों ने भी वो कमोडिटी परचेज़ की है, ठीक है। मतलब देखिए, आपके मोहल्ले में एक गाड़ी आती है तो आपके बाकी के जितने भी नेबर्स होते हैं वो भी यही सोचते हैं कि हमें भी एक गाड़ी लेनी है, गाड़ी परचेज़ करनी है, ठीक है। तो उनको ये मतलब नहीं है कि उनकी इनकम कम है, उनकी इनकम ज़्यादा है, क्योंकि आपने गाड़ी ली है अब उनको भी लेनी है। तो इससे क्या होगा कि प्राइस तो आपका जितना मर्जी है गाड़ी का, वो लोग प्राइस नहीं देखेंगे बट डिमांड को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बैंड वैगन इफेक्ट में भी आपका प्राइस बढ़ेगा तब भी आपकी डिमांड बढ़ेगी, प्राइस घटेगा तब भी डिमांड घटेगी, ठीक है। तो उसके बाद आता है आपके पास स्नोब इफेक्ट। स्नोब इफेक्ट में आपके पास कुछ ऐसी वस्तुएं आ जाती हैं जो कि समाज में अलग इंसान को अलग दिखाती है, ठीक है। मतलब जब कंज्यूमर किसी कमोडिटी की डिमांड इसलिए करता है ताकि वो समाज में अलग दिख सके, सबसे अच्छा दिख सके, एक्सक्लूसिव दिख सके, तो उसे हम स्नोब इफेक्ट कहते हैं। बच्चों को कन्फ्यूजन होता है वेबलिन इफेक्ट एंड स्नोब इफेक्ट में। देखिए, वेबलिन इफेक्ट में लोग अपने आप को प्रेस्टिजियस दिखाने की कोशिश करते हैं, ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन कमोडिटी यहाँ वही परचेज़ की जाती है जो कॉमन लोग भी परचेज़ करते हैं, मतलब महंगी कमोडिटीज़ को परचेज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो स्नोब इफेक्ट है, स्नोब इफेक्ट में ऐसी कमोडिटी को परचेज़ किया जाएगा जो समाज में बहुत कम पाई जाती है, ठीक है। ऐसी कमोडिटी जो बहुत ही कम लोगों के पास पाई जाएगी, वो बात करते हैं हम स्नोब इफेक्ट में, ठीक है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक अलग वीडियो में समझा रखी है, तो प्लीज़ आप वो वीडियो भी जाकर अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।